आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ नवाब मलिक साहब हैं। इससे पहले जब हमने इनका इंटरव्यू किया था इलेक्शन के फ़ौरन बाद, तो ये पेशन गोई कर ही दी थी कि नवाब मलिक जो है वो उनको वजारत मिलने वाली है, और ये खुशाइन बात है कि काबिनी वज़ीर का दर्जा जो है नवाब मलिक साहब को मिल चुका है हुकूमत महाराष्ट्र में। बहुत बहुत मुबारकबाद नवाब मलिक साहब, आपको जो है वो दोबारा तीबारा जो है वो हुकूमत महाराष्ट्र में वजारत मिली और आवाम की खिदमत करने का जो है मौका मिला। सबसे पहले ये बताइए कि 3 पहियों की सरकार कहा जा रहा था इसे, और 5 दिन हो चुके हैं लगातार, और उसके बावजूद जो है वो अभी तक कलमदान को लेकर खींचातानी शुरू है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना में जो है वो कलमदान की तकसीम को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है इसकी? देखिए, 3 पहिए की सरकार जो लोग बोल रहे थे वो बीजेपी के लोग, लेकिन 3 पहिए से ही इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। बच्चा लकड़ी की 3 पहिए की गाड़ी से चलना सीखता है, गरीब आदमी 3 पहिए की सवारी करता है। तो हमें लगता है ये वो जो कह रहे थे उसका कोई मतलब नहीं। जहाँ तक कलमदान का सवाल है, जो भी कलमदान है वो 6 मिनिस्टर लोगों के पास है, कोई डिपार्टमेंट कोई काम रुका है ऐसी बात नहीं। हाँ, ये बात सच है कि नए मंत्री बनाए गए मिनिस्टर्स, उनको कलमदानों की तकसीम करना है, लेकिन एक नई सोच है कि कुछ नए कलमदान बनाए जाएं, जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय का कलमदान हो, मेट्रो रेल का कलमदान है, तो कुछ नए कलमदान बनाने जाने हैं डिपार्टमेंट, जिसको लेके अभी डिपार्टमेंट का बंटवारा नहीं हुआ है। और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका अधिकार है, उनका हक है, और सोमवार तक चीज़ों को वो बांट देंगे। नवाब भाई, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस में नाराज़गी है कलमदान को लेकर। कांग्रेस जिस तरह से कलमदान चाहती है, रूरल डेवलपमेंट चाहती है, अर्बन डेवलपमेंट चाहती है, या दूसरे कलमदान चाहती है जो मलाईदार हो, वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं। नाराज़गी क्या वाकई ये है या कोई और मामला है? मुझे जानकारी नहीं कोई नाराज़गी है। कलमदान कौन से हो क्या हो, इससे सारी बातें पहले तय हुई थी। कांग्रेस पार्टी नाराज है, खुश है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन शिवसेना के 12 एमएलए भी नाराज हैं, उनको भी जो है वो वजारत नहीं मिल पाई है। पता नहीं, मैंने तो नहीं। अभी अब्दुल सत्तार शेख की बात आ रही है। अब्दुल सत्तार शेख का इस्तीफा अगर उन्होंने देना था तो मुख्यमंत्री को दे देते। अब्दुल सत्तार शेख को पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र की अवाम देख रही है। लोकसभा में कांग्रेस के साथ थे, उस समय उन्होंने क्या किया? बीजेपी में जाना चाहते थे, बीजेपी में नहीं लिया, शिवसेना में चले गए, शिवसेना में पहली बार जीते। और किसी पार्टी में 2 महीने के अंदर कोई मिनिस्टर बनाया जाए तो हमें लगता है उनकी इज्जत अफजाई की गई है, उन्हें समझना पड़ेगा। लेकिन उनका बिहेवियर इसी तरह का रहा है, हमें लगता है ये ठीक नहीं। इस्तीफा दिया है करके खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस होता है तो मुख्यमंत्री को जाके इस्तीफे देता है। लेकिन शिवसेना के 12 एमएलए का ये कहना है कि शरद पवार के प्रेशर में आके मिनिस्ट्री बांटी गई है, शरद पवार ही इसको चला रहे हैं, और जिसकी बुनियाद पर जो है वो उन्हें काबीना से जो है वो दूर रखा गया है। तो क्या आप ये सही बात है कि मतलब शरद पवार ही असली में सीएम है? मेरी जानकारी नहीं कौन ये कह रहा है, मुझे पता नहीं। पवार साहब ने सरकार बनवाई है, इसमें कोई भी गलत चीज़ है ये हम नहीं मानते, लेकिन हर पार्टी के फैसले वो पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब पवार साहब अगर कोई सरकार उन्होंने बनवाई है, महाराष्ट्र के हक में कोई चीज़ें वो मुख्यमंत्री को बताते होंगे, तो हमें लगता है वो तो एक बड़े नेता हैं, तो सभी लोग उनसे कहीं ना कहीं रहनुमाई लेते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। अगर मशवरा लिया जाता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। मतलब मशवरा दे रहे हैं या सरकार चला रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ाम है या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सही बात क्या है? मतलब मशवरा ही है कि कोई और मामला है? कौन है इल्ज़ाम लगाने वाला, मुझे जानकारी नहीं है। ये पूरा देश दुनिया जानती है कि सरकार पवार साहब ने बनवाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, ये भी मांग पार्टी हमारी रख रही थी। तो सरकार तो मुख्यमंत्री चलाता है, लेकिन मशवरा देने का काम पवार साहब करते हैं, उसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि काबीना की अगर बात हो रही है तो आपने भी अहद लिया है, नवाब मलिक को जो है वो कौन से कलमदान मिलने वाले हैं? देखिए, मुझे एक कलमदान दिया जा रहा था जिसे मैंने नकार दिया। वो है स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का, जिसके तहत अल्कोहल, स्पिरिट, शराब
ये सब कंट्रोल आता है। बहुत सारे लोग वो कलमदान हमेशा चाहते हैं, लेकिन इस तरह के कलमदान जो मेरे उसूल के खिलाफ हों या मेरे अपने मजहब के खिलाफ हों, तो मुझे लगता है इस तरह की जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं। मैंने इनकार किया है। हमें लगता है कि और कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। अक़लियती उमूर की मिनिस्ट्री सुनने में आ रहा है कि आपके हिस्से में आने वाली है। बिल्कुल, अगर देंगे तो खुशी है मुझे, काम अच्छा से बात हो पाई है मतलब इस ताल्लुक से कि आप बनेंगे अक़लियती उमूर की मिनिस्ट्री? नहीं, बात नहीं। मुझे अगर बात है तो बता दीजिए, क्योंकि यहीं से काम आगे बढ़ेगा। किसी कोई बात नहीं हुई। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मेरी जानकारी थी कि अक़लियती उमूर और ये स्टेट एक्साइज, ये 2 डिपार्टमेंट मुझे दिए जा रहे थे, तो मैंने अक़लियती उमूर को लेके तो कोई इनकार नहीं किया है। मैंने इनकार किया है शराब वाले महकमे को लेके। तो अक़लियती उमूर तो मुझे लगता है मेरे पास रहेगा। अच्छा नवाब भाई, बात ये बताइए कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार बनी है, ये सरकार जो है वो कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि आप लोगों ने कॉमन यूनियन प्रोग्राम तो बना दिया है और उस पर अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं कि 10 रुपये में खाना देना और उसके बाद किसानों की कर्ज माफ़ी, और कॉमन यूनियन प्रोग्राम में जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम के फ़ायदे की हैं, इनको पूरा करने के लिए जो है वो कहाँ से पैसे जुड़ा पाएंगे आप लोग? देखिए, 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र की हुकूमत ने लगभग 40 से 42 हज़ार करोड़ रुपए के किसानों के हक़ में फैसले किए। जो बिन मौसम बरसात में नुकसान हुआ था, ओला से, बर्फबारी से नुकसान हुए थे, उनको मदद देना, फसल बीमा योजना की किस्त भरना, जो धान पैदा करने वाले किसान थे उन्हें 750 रुपये क्विंटल का बोनस देने का काम किया, और लगभग 40 लाख खातेदार किसान हैं जिनके 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ करने का फैसला किया गया है। तो लगभग 40-42 हज़ार करोड़ रुपए किसानों को मद में ये खर्च हो रहा है, जो आने वाले 3-4 महीने में सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें एक टाइम का खाना मिले सस्ते दाम में, 10 रुपये में थाली, वो शिवाजी महाराज के नाम से, शिव भोजन के नाम से योजना शुरू की गई है। शुरुआत में 50 जगह ये शुरू होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो हमें लगता है कि ज़रूरतमंद अगर पेट खाली हो, गरीब हो, 10 रुपये में खाना देना ये अच्छी बात है। पैसे कहाँ से आएगा? तो अगला जो बजट होगा मार्च में हम लाएंगे, उसमें सारी चीज़ें साफ होगी। मरकजी हुकूमत से कुछ इमदाद की अपील की है या उम्मीद है आपको? इमदाद में हमारा हक है, वो उनको देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को हमारी झांकी रोकी गई, तो कहीं ना कहीं सौतेला रवैया उनका सामने आने लगा। जीएसटी में तो बाकायदा हमारा हक है, उन्हें देना पड़ेगा। अलग अलग सरकारी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनती है वो उन्हें देना पड़ेगा। और हमें लगता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र सरकार का है, नेशनल डिजास्टर डिपार्टमेंट, कहीं कहत पड़ जाए, कहीं बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में सैलाब पहले आए थे, तो उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से मदद देनी होती है, लेकिन जितनी देनी चाहिए वो नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार उनका है, ये सच्चाई है। लड़ाई लड़ोगे आप मतलब इसको लेकर के? नहीं, लड़ाई लड़ने का नहीं है। महाराष्ट्र की आवाम देखेगी। 26 जनवरी को हमारी झांकी को इनकार किया तो कोई शिवसेना या महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार का कोई उन्होंने इंसल्ट नहीं किया है। ये इंसल्ट महाराष्ट्र के 11.5 करोड़ जनता का किया है, तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जो झांकी रोकी गई है वेस्ट बंगाल की, केरला की, महाराष्ट्र की, इनके पीछे कुछ वजह बताई गई है? आप हुकूमत में हैं, क्या आपको कुछ वैलिड वजह बताई गई है आपकी झांकी? कुछ नहीं, उन्हें गुस्सा है। जहां हमारी सरकार है वही दिखाएंगे, जहां सरकार ने नहीं दिखाएंगे। कहीं ना कहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और उस दिन पे ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं। किसी एक पार्टी की सरकार देश भर में ऐसा नहीं होता। अगर लोगों को रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर के साथ अन्याय हो रहा है और सभी स्टेट की आवाम देख रही है, तो उनका इंसल्ट हो रहा है। तो बीजेपी को तो सबक सिखाएंगे लोग। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नवाब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि काबिनी दर्जे के वजीर हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन्हें बहुत ही अहम वजारत हुकूमत महाराष्ट्र में मिलने वाली है। नवाब भाई, एक सवाल, सबसे अहम सवाल ये है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है वो ये सवाल पूछ रहा है कि CAA शहरियत का तरमीमी कानून जो है वो उसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में
धरने मोर्चे हो रहे हैं, मुखालफत हो रही है, लेकिन जो मोदी हुकूमत है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। अमित शाह का बयान आया कि वो 1 इंच भी जो है अपने फैसले से पीछे नहीं होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि CAA को यहाँ पर नाफिज नहीं किया जाएगा। तो कैसे मुमकिन है कि आप CAA को यहाँ नाफिज ना करें? देखिए 3 चीज़ें हैं। उद्धव ठाकरे जी ने NRC नाफिज नहीं होगी ये कहा है। 3 अलग अलग मसले हैं और तीनों को समझना पड़ेगा। जो अमेंडेड एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट, वो कानून बन गया, उसने अपना रूप ले लिया। वो कानून जो है वो शहरियत देने वाला कानून है, शहरियत छीनने वाला नहीं। लेकिन उसमें मुसलमानों को अलग करके कानून बनाया गया है, जिसका हमने पूरी तरह से पार्लियामेंट में उसकी मुखालफत की। शिवसेना नीचे तो साथ में थी, बाद में ऊपर वो भी अलग हो गई। और ये जो आर्टिकल आइन का 14 है, उसका सरासर मुखालफत में एक कानून बनाया गया है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उस पर अमल करने के अख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। सिटीजनशिप देने का काम जो वजीर दाखिला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो काम करता है, तो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। मतलब CAA के ताल्लुक से जो है वो महाराष्ट्र बेबस है यहाँ पर। आप समझ लीजिए, आप पत्रकार हैं, देश का मीडिया है, उनको समझना पड़ेगा। पूरे मुल्क के आवाम में गलत फहमी है, CAA स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, वो किसी को शहरियत देने का काम जी बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो उसका कोई है ही नहीं। आवाम थोड़ी सी जानकारी नहीं रखती तो उन्हें गलत फहमी पैदा हो रही। NRC जो है वो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाने की बात अमित शाह कर रहे थे। आसाम में जिस तरह से उन्होंने गुमराह किया देश को कि 1 करोड़ मुसलमान हैं, घूसखोर हैं, आंकड़े सामने आए, 19 लाख लोगों में 16 लाख हिंदू हैं, 3 लाख मुसलमान हैं। उन्हीं लोगों को शहरियत देने के लिए कानून लाया गया, लेकिन पूरे मुल्क में माहौल खड़ा किया गया हिंदू मुसलमान के नाम पे। हमें लगता है वो कानून गलत है, लेकिन NRC पूरे मुल्क में लागू करेंगे, बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे अमित शाह जी, लेकिन मोदी जी ने U-टर्न ले लिया। वे स्वयं कहते हैं ऐसा कोई फैसला हमने नहीं किया। तीसरा एक मसला है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड का, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है। 13,000 करोड़ का चूना भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लगाने जा रही है। आपको कितना पॉपुलेशन है, कब पैदा हुआ, कहाँ रहता है, उनके माँ बाप का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ वो पैदा हुआ, ये सारी जानकारी जो हमारे आधार का सिस्टम है, UID सिस्टम में बाकायदा दर्ज है। जब चाहेगी सरकार जानकारी रजिस्टर से ले सकती है। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात पहले हो रही थी वो UID के तहत हो गई है। डुप्लीकेशन करके या तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, या तो 13,000 करोड़ का चूना लगा के किसी गुजरात की कंपनी को ठेका देना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आवाम तो NRC और CAA के खिलाफ बहुत ही जोरों शोर से सड़कों पे आई हुई है, लेकिन अपोजिशन जो है वो कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। NCP ने अपना रुख जो है वो बहुत ही वाज़ेह तौर पर साफ होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में CAA का मुद्दा आया तो उस वक्त जो है वो मजीद मेमन साहब वहाँ से राज्यसभा में से गायब थे, वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और जिस तरह से इस पूरे मामले को NCP को लेना चाहिए, बड़ा इशू बनाना चाहिए, कांग्रेस को लेना चाहिए, वो इशू बनाते हुए आप लोग नाकाम दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या है इसकी? टेलीविज़न वाले अंधे बहरे हो जाएं तो हम लोग उसको कुछ कह नहीं सकते। मजीद मेमन गैर हाजिर थे, ये बात सच है। वो बीमार हैं, आज तक वो हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग उठा नहीं रहे हैं। तो पार्लियामेंट पे हमने क्या किया है कि टेलीविज़न के लोग अंधे हैं, बहरे हैं, सड़कों पे तो नहीं आ पाए ना सर आप लोग। पूरे मुल्क में सड़कों पे हमारे लोग उतर, सड़कों पे आवाम है, सुनिए ना, सुनिए। तरह से आवाम- मुंबई में अगस्त जिस तरह से क्रांति आवाम- मैदान का जो आंदोलन था वो पूरी तरह से हम लोगों ने लोगों को साथ में लेके खड़ा किया। जो अगस्त क्रांति मैदान में आंदोलन हुआ आपने नहीं देखा, मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। तो वहाँ पे NCP जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जो ऑर्गेनाइज किया गया, NCP की सबसे बड़ा रोल था। हम लोगों के पास लोग आए, हमने ऑर्गेनाइज किया। हम अपने झंडे तले कोई आंदोलन नहीं खड़ा करना चाहते थे। महाराष्ट्र के हर जिले में आंदोलन हुए हैं। पार्टी का आंदोलन बनाने के बजाय आवाम का आंदोलन बनाया जाता है, ये सच्चाई है। और हम लोग कोई पार्टी का उसको आंदोलन नहीं बनाना चाहते, आवाम का आंदोलन है
उसमें पार्टी शामिल है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको लगता है कि एनआरसी जो है वो लागू हो पाएगा इतनी मुखालफत के बावजूद? मुझे नहीं लगता, अभी तो यू टर्न ले लिया है। एनआरसी अगर लागू कर देंगे तो पूरे मुल्क में लोगों को कतारों में खड़ा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ लिटरेसी है नहीं, लोगों के कागजात दुरुस्त नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, आदिवासी बड़े पैमाने पे एनआरसी में दस्तावेज नहीं जमा कर सकते, बड़े पैमाने पे ग्रामीण भाग में रहने वाले दस्तावेज जमा नहीं कर सकते। तो एनआरसी को हमारी मुखालफत है। एनआरसी की कोई ज़रूरत नहीं। आधार जब आ गया है, सरकार के पास पूरा डाटा है, कोई गैर मुल्की है तो उसके लिए सरकार के पास कानून है, वो उसकी पूछताछ कर सकती है। एनआरसी लगा के पूरे देश को परेशान करने से कोई भी ना मुल्क का फ़ायदा होगा ना आवाम का, लोगों में डर का माहौल बनेगा और हमें लगता है ये ठीक नहीं है। अच्छा नवाब मलिक साहब, एक बात ये बताइए कि जो CAA और एनआरसी के ताल्लुक से पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जामिया नगर में जो है लोग अभी भी बैठे हुए हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट बाहर हैं, अलीगढ़, JNU और जो शाहीन बाग है वो पूरा भरा हुआ है, ख़वातीन भी वहाँ पर आई हुई है। ये इशू तो बहुत अहम इशू है बहरहाल, क्योंकि रोज़ अव्वल से आप लोग ये कहते आए हैं कि मोदी सरकार जो है वो असल मामलात पे से अपनी निगाह हटाने के लिए जो है वो NCR और CAA का इशू लेकर आई है। महंगाई है, बेरोज़गारी है और इसे प्याज का इशू है, भाव का, ऐसे अनेक इशू है। लेकिन आप लोग जो है वो इतना बड़ा मूवमेंट खड़े करने में नाकाम क्यों हो गए आवाम को लेकर? जैसे कि अभी आपने कहा कि आवाम जो है वो, आवाम को आगे करके हमने जो है वो अगस्त क्रांति मैदान का प्रोटेस्ट किया, तो आवाम को आगे करके, क्योंकि महंगाई भी आवाम का मसला है, बेरोजगारी भी आवाम का मसला है, उन सब चीज़ों को आगे करके जो है आप इतना बड़ा मूवमेंट क्यों नहीं खड़ा पकड़ पाए? लगातार कहाँ नाकामी आपको दिखाई दी? हमें लगता है कि लगातार बेरोजगारी को लेके पार्टी ने आंदोलन किया। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा देश भर वाला आंदोलन, देश भर खड़ा होना। आप ये बताइए कि महंगाई को घेरने में आपको नहीं लगता कि आप नाकाम हो? नहीं, हमने सवाल उठाए, आपने दिखाया नहीं। हम लगातार कहते थे कि हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी के आंकड़े लोग दिखाते थे। आज भी GDP हिंदुस्तान में 4% दिखाई दे रही है, 1.5% है। तो झूठे आंकड़े हैं, वो सच है। अगर कोई पत्रकार दिखाता है तो नौकरी से हाथ धो बैठता है। मुझे लगता है कि देश का मीडिया अंडर प्रेशर है, सरकार के दबाव में है और हमें लगता है ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो आप न्यूज़ 18 उर्दू देखते हैं? आप? देखता हूँ ना, मैं देखते हैं बिल्कुल। अगर आप न्यूज़ 18 उर्दू का व्यूवर हैं तो आप जो है वो ऐसी बात नहीं करेंगे। मेरे भाई मुसलमान के इशू को, अकलियतों के इशू को, अपोजिशन को जो है वो जितना हमारा चैनल बताता है, शायद ही जो है वो आप देखने के बाद अपनी राय बदल दें। आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तिजा है कि आप जो है वो न्यूज़ 18 उर्दू की जो है वो खबरें देखें। उर्दू नहीं है और भी हिंदी भी है। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो है वो हम जल्द लौटेंगे। नवाब मलिक साहब से बात हो रही है और नवाब मलिक जो है वो स्पोक पर्सन भी है, मिनिस्टर भी है और NCP के कदावर नेता भी हैं। इस ब्रेक के बाद, इस इश्तिहार के बाद आपसे मुलाकात होती है। एक हफ्ता अच्छे हॉस्पिटल में मतलब लाखों का बिल। ऑफिस का हेल्थ $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नवाब मलिक साहब हमारे साथ हैं जो कि NCP के लीडर हैं और इनको जो है वो बहुत ही अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। नवाब मलिक साहब एक बात ये बताइए
कि एनसीपी ने जो है वो रोज़े अव्वल से ही मुसलमानों के इशू पर बात करते हुए आई है, कांग्रेस बात करते हुए आई है। आप लोगों के लिए जो है वो मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम वोट बैंक रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है वो तकरीबन 12% जो है मुसलमानों की आबादी है। लेकिन जब सवाल आता है कि जब हुकूमत में आप लोग बैठ जाते हैं तो मुसलमानों के अक़लियतों को जो है वो नज़रअंदाज करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते। बीजेपी वाले बहुत हक में फैसला करते हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मुसलमान बीजेपी से थोड़ी उम्मीद वाबस्ता है, उसकी उम्मीद तो आपसे वाबस्ता है। देखिए ऐसा है कि 5 साल पहले जो सरकार बनी उसमें एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं बना। इस सरकार में भले शिवसेना है, 4 मुसलमानों को जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ तक मुसलमानों के मसाइल का सवाल है, बड़ी संजीदगी से मुसलमानों के मसाइल पे हम काम करेंगे। लगातार मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए कहा जा रहा था। ये सरकार आई है, शिवसेना से जब हम समझौता कर रहे थे, सरकार बनाने की बात कर रहे थे, तो हमने पहले सवाल रखा था कि मुस्लिम रिजर्वेशन का सवाल पे पहले बताएं आप। तो उन्होंने उस पर रजामंदी दिखाई। तो जो कानून बनाना रह गया था ये सरकार में बनेगा। यहाँ तक और भी मसाइल के सवाल हैं, तो जो भी मुसलमानों के हक में काम करना होगा इंशाअल्लाह हम लोग उसको करेंगे आगे। क्या मतलब क्या काम करेंगे? कुछ आपने कुछ प्लान किया है या आपने कुछ जो है वो आड़ा खड़ा तैयार किया है? क्या करेंगे? ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे कोई दावा करना ठीक नहीं। लेकिन मुस्लिम जो मसाइल हैं उसका हल निकालना, उन्हें इंसाफ दिलाना, सरकारी स्कीमों का उन्हें फ़ायदा मिले, बराबरी का हक है सभी का, उनके साथ बराबरी का इंसाफ हो, इस तरह से काम आने वाले दिनों में होगा। अच्छा, एक बात ये बताइए नवाब मलिक साहब कि जो अक़लियती अदारे हैं महाराष्ट्र में, अक़लियती कमीशन, मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, ये जो अक़लियती अदारे हैं, ये अदारे इन अदारों पे जो है वो वही लोग फ़िलहाल बराजमान हैं जिनका अपॉइंटमेंट बीजेपी हुकूमत में हुआ है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया, 3 से 4 कमेटियां बची हैं, तो उनके ताल्लुक से जो है वो क्या स्टैंड लेगी आपकी सरकार? क्या उनको बर्खास्त किया जाएगा, नए लोग को लाया जाएगा, नई पॉलिसी बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो कमीशन है या एकेडमी है या बोर्ड है, वो बहुत सारे कानूनों के तहत बनाए गए हैं, जिसमें सरकार को हक है बर्खास्त कर देने का, अपॉइंट करने का, तो सरकार करेगी। लेकिन कानूनी तौर पे जो बोर्ड बने हैं उसकी अपनी मियाद है, उसके मेम्बरान है, जिसे सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती, तो उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड का जो भी मेंबर चुना गया है उसका एक कॉलेजियम है, उसके तहत उसके पूरे इलेक्ट्रोल है, जैसे एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उधर से लोग जाते हैं, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते हैं, मुतवल्लिस उसके अंदर वोटर होते हैं, तो वो तो अपने प्रोसेस के बिना हो नहीं सकता। लेकिन जो गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड की आप बात करें, वक्फ बोर्ड की ज़मीनात जो है बहुत ही ऐसी हैं जिस पे जो नाजायज़ कब्जे हैं, उन कब्ज़ों के ताल्लुक से भी कुछ बात बढ़ पाएगी आगे? नहीं, देखिए अभी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है। चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, सरकार में बैठे हुए सभी लोगों का जिम्मा रहता है। तो हम लोग देखेंगे कुछ नए तरीके से कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या। पहले वक्फ बोर्ड का दफ्तर जो है वो औरंगाबाद में है। बोर्ड का दफ्तर औरंगाबाद में इसलिए कि पहले मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था जी। अब पूरे स्टेट का बोर्ड बन गया है, तो सबसे पहले अच्छे अफसरान वहाँ लाना है। तो मुंबई में उसका ऑफिस जब तक नहीं ट्रांसफ़र होगा, अफसरान वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, स्टाफ की कमी है, प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कराना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बोर्ड के मातहत नहीं है, उनके इंडेक्स तैयार नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टी किस वक्त के पास है। बहुत सारी जगह पे वक्फ के नाम के बजाय मुतवल्लिन के नाम लिखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं बदलाव तो करना पड़ेगा। तो ये जो दीगर कमेटियां हैं उनको बर्खास्तगी कब तक हो सकती है आपके हिसाब से, जो बर्खास्त हो सकती है? देखेंगे जो भी, अभी तो डिपार्टमेंट टेम्पररी कुछ मंत्रियों के पास है, लेकिन फुल फ्लेज जिसके पास डिपार्टमेंट जाएगा तो वो चीज़ें देख के उस पर फैसला करेगा। अच्छा नवाब, एक बात ये बताइए कि आप भी इससे पहले कई मरतबा मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हुए आए हैं। आपने भी कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपकी सरकार अब आ चुकी है, तो मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो है वो क्या कोई कार्रवाई आगे बढ़ पाई है?
या किस बुनियाद पर किस तरह से देंगे? क्योंकि लास्ट टाइम 2014 में जब आपकी हुकूमत ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था तो वो कोर्ट में टिक नहीं पाया था। कोर्ट ने कहा था कि एजुकेशन में मिलना चाहिए, रोजगार में जो है वो फिटकार दिया था। तो मतलब रोजगार में भी मिले मुसलमानों को रिजर्वेशन और दीगर शुबों में मिले, तो क्या बहुत ही ठोस बुनियाद पे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए 16% मराठा और 5% मुसलमान आरक्षण ये एनसीपी ने कहा था, उस पर काम हुआ और पिछली सरकार में दिया गया, लेकिन दोनों लैप्स कर दिया पिछली सरकार ने। लेकिन मराठा आरक्षण वाला बिल फिर लाके उसे कानून बनाया। कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट से क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है मराठा आरक्षण का भी। जी, जो मुस्लिम आरक्षण का था उसमें एजुकेशन को हरी झंडी मिल गई थी। हम लगातार देवेंद्र जी को मिल रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे अभी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, 5 साल निकल गए। तो जहाँ तक रिजर्वेशन है नौकरी और पढ़ाई का, तो मुझे लगता है कि नौकरी वाले पे भी फैसला होगा, पढ़ाई पे भी होगा। बिल लाया जाएगा, विधानसभा में पास करके कानून बनाएंगे। कानूनी लड़ाई तो मराठा आरक्षण की भी चल रही है, जो भी होगी वो भी कानून कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा इस बात को कहा है कि जितने फसादात कांग्रेस एनसीपी की सरकार में हुए हैं, हमारी सरकार में 5 साल में उतने फसादात नहीं हुए हैं। फसादी सरकार में आ गई थे ना। देवेंद्र फडणवीस ने अगस्त क्रांति मैदान में 4 दिन पहले कैसे बयान दिया, आपने देखा होगा। जो दंगाई है, जब उनकी सरकार आती है तो दंगाई खामोश हो जाते हैं, जैसी सरकार जाती है तो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। ये देश दुनिया से अच्छी तरह जानती तो है। आपकी सरकार जो है वो ऐसे मामला को रोकने की कोशिश करेगी? शेर बकरी एक घाट पे पानी पी रही है, इससे ज़्यादा अमन का माहौल नहीं हो सकता। सवाल ये नहीं है, क्योंकि देखा ये गया कि मालेगांव का फसाद जो है वो आपकी सरकार में हुआ, दिल्ली का फसाद जो है वो आपकी सरकार में हुआ। दंगाई जब सरकार में आते हैं तो दंगे नहीं होते। तो आप तो रोक सकते हैं। लेकिन वो दंगाइयों को, अभी 3 पार्टी की जो सरकार है, बीजेपी के दंगाइयों की इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ गड़बड़ कर पाए। आप रोकेंगे मतलब आगे चल के महाराष्ट्र का माहौल खुशहाल होगा? बिल्कुल। बकरी और शेर एक घाट पे पानी पीने लगे तो उससे ज़्यादा अमन का सनेसा कुछ हो नहीं सकता। नवाब मलिक साहब ने जो है वो बहुत ही तारीखी मिसाल दे दी। ये कहना चाहिए कि बकरी और शेर जो है एक घाट पर पानी पिएंगे, अमन का माहौल होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे चल के जो है वो महाराष्ट्र और पूरे मुल्क का माहौल अमन का हो, हालात बेहतर हो। और उसके साथ साथ जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो नई सरकार आई है, तो इसमें अक़लियतों की तरक्की के ताल्लुक से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे सही हो पाएँ। चलिए, वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।